हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमारे डे 5 तक के या कहें मई 2020 से लेके सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को हमने कवर किया था। हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था अक्टूबर 2020 माह के पार्ट 1 को, और आज हम अपने इस पार्ट में देखेंगे अक्टूबर 2020 के पार्ट 2 को, और इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट बचेगा और फिर हमारी ये पूरी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 6। अपने इस डे 6 में आज हम पार्ट 2 को अक्टूबर 2020 माह के कवर करेंगे। इसके बाद हमारा केवल एक पार्ट और बचेगा, पार्ट 3, तो उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल है रुद्रम। आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम क्या है। एक ड्रोन है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर एक सबमरीन है ना, या एक टॉर्पीडो है। तो आप बता देना कि साहब ये भारत का पहला एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है। अब आपके दिमाग में एक नया वर्ड आया होगा कि साहब रेडिएशन मिसाइल का मतलब क्या होता है। तो आपने अभी हाल में कुछ दिनों पहले सुना होगा कि लद्दाख रीजन में जब चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ था, तो उसमें ये सुनने को मिला था कि चाइना ने रेडिएशन से वॉर किया था भारतीय सैनिकों के ऊपर, जिसमें कई सारे भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है या नहीं हुआ, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। और एक और बात क्या है कि यूएसए के द्वारा अभी ऐसे वेपन्स का उपयोग किया गया था, और रसिया ने भी इस चीज़ को उपयोग में लाया था, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो उसी रेडिएशन को रोकने के लिए ये एक मिसाइल बनाई गई है, समझ गए। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। रडार कम्युनिकेशन को मार गिराएगा दुश्मन देश को। मान लीजिए दुश्मन ने कोई अपना रडार वो किया है, ठीक है, उस चीज़ को मतलब मार देगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। विज्ञान ज्योति क्या है, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। आईबीएम इंडिया के साथ में मिलकर ये वर्क कर रहा है। क्या करेगा कि 9 to 12 क्लास की जो लड़कियां हैं, है ना, या जो देवियां हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में लाने के लिए प्रमोट करेगा, या उनको कहेगा कि आप लोग साइंस एंड टेक की फील्ड में आएँ और इंडिया में स्पेस के इंक्यूबेशन सेंटर्स को ओपन करें, या स्पेस की फील्ड में एक अभिरुचि जगाएं बच्चों के अंदर। जैसे अभी आपके अंदर आईएएस की अभिरुचि है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। विज्ञान प्रसार क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस वर्ड का क्या मतलब होता है कि ये अपना खुद का फंड जनरेट करती है, मतलब इसको कहीं और से फंड नहीं मिलता है। ठीक है, मिनिस्ट्री साइंस टेक के अंतर्गत आती है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, हर घर जल नाम से क्या गोवा पहला राज्य बन गया है। क्यों पहला बन गया है? क्योंकि जो प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पेय योग्य जल प्रोवाइड कराने में गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहा था। इसमें क्या खास बात थी कि 2024 तक हर घर में टोटी वाला पहुंचाने की बात हुई थी पानी की। आपने देखा होगा मेरे गांव में भी इसमें टोटी वाला पानी आ गया है। ठीक है, और दुख होता है इस बात से लेके कि कई बदतमीज टाइप के लोग क्या करते हैं, वो टोटियाँ तो घर में लगवा लिए हैं। ठीक है, फ्री का वो होता है 50 रुपये 40 रुपये उनको देने होते हैं सर्विसिंग चार्ज के। पूरे दिन सड़क धोएंगे, पूरे दिन अपना घर धोएंगे, खुद को धोएंगे, और धोते धोते इतना धोएंगे कि इतना पानी बर्बाद करते हैं कि क्या बताएं उन लोगों को, कितना भी समझाओ, है ना। खैर, उस पर तो आपको देखना नहीं है। इम्प्लीमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री जल शक्ति। ठीक है, आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, बस इतना याद हो तथ्य के रूप में कि गोवा पहला राज्य बन गया जहाँ पे ड्रिंकिंग सेफ वाटर पहुँच गया है हर घर में। ठीक है, ग्रे वाटर क्या होता है, मतलब ग्रे वाटर का मतलब होता है वो वाटर जो वॉशरूम से निकलता है। ठीक है, मतलब आप नहाते हो, नहाने के बाद जो साबुन का जो मिक्सअप होता है ना, उसको कहते हैं ग्रे वाटर। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। किर्गिस्तान क्या है, ये सेंट्रल एशिया का एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है। बाकी आप देखे होंगे कि हर जगह पे राजा महाराजा सुल्तान नवाब, है ना, ऐसी चीज़ें वहाँ चलती रहती हैं। तो किर्गिस्तान एक तरीके का डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है, बिश्केक। ये एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। आपको अगर सर दिखा दो एक बार तो आप देख लीजिए, ये है प्यारा भारत हमारा। ठीक है, और प्यारे भारत से हम ऊपर गए, यहाँ पे क्या, ये तजाकिस्तान है आपका, ये अफगानिस्तान है, और ये देखो ऊपर किर्गिस्तान है।
ठीक है, आपको लैंडलॉक मिल रहा है, पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, समझ गए। ये चाइना से अपना ये बॉर्डर टच करता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि भी सेंट्रल एशिया के अंतर्गत शामिल हैं। देखो हुआ क्या था, 1992 के समथिंग में जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था तो यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो यूएसएसआर कई भागों में टूटा था, जिनमें लगभग 12 भाग माने जाते हैं। तो उन्हीं में से 5 मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, ठीक है। तो जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, तो आपको ये पांचों याद रखना है, ठीक। कैस्पियन सागर से 2 देशों की सीमा लगती है सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान की और तुर्कमेनिस्तान की। आपको एक बार कैस्पियन सी की लोकेशन दिखा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका कैस्पियन सी है, कजाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती, देखो चाहे उज्बेकिस्तान यहाँ से बंद हो जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये है यहाँ पे अरल सी, ठीक है, तो उज्बेकिस्तान में क्या है, अरल सी है, क्लियर। उज्बेकिस्तान और काऊ नाम से इसको याद किया जाता है, हम लोग इसको काऊ के नाम से याद किए थे, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका अरल सी, ठीक है, काऊ नाम से, मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है आपका अरल सागर, ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। बाकी आपने यहाँ पे देख लिया उज्बेकिस्तान कैस्पियन से नहीं लगता है, ठीक, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी। बाकी अजरबैजान लगता है, ठीक है, आपका यहाँ पे, और रशिया का भी सीमा लगती है, ठीक। तो बाकी सब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ठीक, आपको याद है, कई बार बता चुका हूँ। चलिए अगला आता है एनिमल डिस्कवरीज 2019 प्लांट्स एंड डिस्कवरीज। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में इसका गठन हुआ था, मतलब आज़ादी के पहले। हेडक्वार्टर कलकत्ता में, मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। अच्छा, आप एक कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि बॉटेनिकल जो गार्डन होता है, ठीक है, वो इन सीटू के अंतर्गत आता है, मतलब स्वास्थाने के अंतर्गत, कि एक्स सीटू के अंतर्गत आता है, ठीक है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। आरटीजीएस फैसिलिटीज़, आरटीजीएस अभी आज ही इस पे विवाद हो रहा था, देवी जी को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो उसी से रिलेटेड है। अभी बैंक के वर्किंग डेज में काम करती है, अब 24/7 डेज बात की जा रही है। अब सोचो, यही होता है ना कि हमने आपको इकोनॉमी ट्रेडिशनल पढ़ाई थी, ठीक है, तो हमने आपको ट्रेडिशनल पढ़ाई थी। क्यों पढ़ाई थी ट्रेडिशनल? क्योंकि हमने इसलिए पढ़ाया था ट्रेडिशनल में कि आप वहाँ ट्रेडिशनल पढ़ लो, मोटा मोटा जान जाओ, फिर करंट में रोज जो अपडेट होता है वो हम बताते रहेंगे, और आप चाहो तो इसको वहाँ पे मेंशन कर लेना। इसलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमी जो होती है वो करंट की होती है, ठीक है, तो आप मेरे से उसमें मत लड़ा करो, ठीक है। तो आप देख रहे हो 24/7 की बात की जा रही। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। 2 लाख से ऊपर का कैश इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मतलब जैसे आपका एनईएफटी में लिमिट होती है कि आप एक बार में 50,000 ही भेज सकते हो। जैसे आप में से कई सारे बच्चे फोन पे करते होगे या गूगल पे करते होगे, तो उसमें एक लिमिट होती है कि एक दिन में इतना ही आप भेज सकते हैं। तो वही बात एनईएफटी में क्या होता है, केवल 2 लाख तक का भेज सकते हो, और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से वर्क नहीं करती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, LTPO, जैसे हम पढ़ते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, MFI, है ना, ये सारी चीज़ें, MFI कह रहा हूँ, MSF, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, ठीक, तो उसी से संबंधित है। आरबीआई द्वारा इसे किया गया है। कई बार बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाता है तो आरबीआई से उधार लेते हैं लंबे समय के लिए, मतलब 1 से 3 वर्ष के लिए। हमने आपको जो बताया था रेपो रेट, वो क्या था बताइए, अल्पकालिक का, और ये क्या है, ये दीर्घकालिक का, मतलब 2 से 3 वर्षों के लिए, एज इट इज बैंक रेट की तरह। अब बैंक रेट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पढ़ाया था। बैंक रेट में क्या होता है कि बैंक अपना पैसा देती हैं आरबीआई को, ठीक है, कि आप ये कुछ समय के लिए रख लो। तो कुछ समय के लिए जब बैंक आरबीआई रखती है तो उस पर आरबीआई जो पैसा पे करती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बैंक रेट। या कई बार आपने देखा होगा कि रिवर्स रेपो रेट में जो ये है उसमें उल्टा होता है। क्या होता है, आरबीआई को पैसा चाहिए होता है बैंकों से, तब आरबीआई उस पर पैसा पे करती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि बैंक रेट क्या होता है, बैंक जब पैसा दीर्घकाल के लिए आरबीआई से ले या दीर्घकाल के लिए अपना पैसा वहाँ पे जमा करती है तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चुकाती है उसको बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब आरबीआई से अल्पकाल के लिए उधार ले, ठीक है, और उधार लेने के बाद जब अल्पकाल में उधार ले लेगी तो
आरबीआई जो पैसा चुकाती है, जो ब्याज दर चुकाती है वो रिवर्स रेपो रेट। बैंकें जब अल्पकाल के लिए रेपो रेट से पैसा लें, ठीक है, किससे? आरबीआई से, तो बैंकों को जो चुकाना पड़ता है आरबीआई को वो कहलाता है रेपो रेट। अब ये जो लॉन्ग टर्म वाला है ये क्या है? ये अल्पकालिक नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम 2 से 3 वर्षों के लिए, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कम समय के लिए पैसा लोन मिलता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज क्या होती है? मतलब तरलता को समायोजित करना। जैसे मान लो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, तो इसको एडजस्ट करते हुए पैसा लेना। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। बाकी हमने इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कराए थे, ठीक है, वहाँ पे आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया था। ब्रह्म कमल क्या है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड है, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है। हरिकेन डेल्टा क्या है? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हरिकेन बस पता हो कहाँ का? यूएसए का चक्रवात होता है। मेरी एक मतलब दोस्त ही थी, है ना, मतलब दोस्त ही थी, ठीक है, अब नहीं है, तो वो उसकी शादी अमेरिका में हुई है, तो मैं उसको उसके नाम से कभी नहीं बुलाता था, मैं उसको हमेशा हरिकेन कह के बुलाता था। हरिकेन नाम भी सेव किया हुआ था, और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबके ऐसे ही नाम सेव होते हैं, टिपिन वाला, फलाना, ये सब ऐसे लोगों के नाम रखते हैं, ठीक है। सबसे बड़े खतरनाक तूफान होते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पश्चिमी प्रशांत में हम टाइफून कहते हैं, बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर वहाँ चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम विली विली कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हम आपको चक्रवातों को जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय, बहिरुष्ण कटिबंधीय, तब वहाँ पे हम कवर करा देंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही यहाँ जानना है। सिंड्रेला येलो वेन क्लियरिंग वायरस आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ऑलरेडी हमने इसको एक बार टॉपिक कराया था, बट फिर से आ गया, तो एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? कई सारी संस्थाएं इसे ऑर्गेनाइज करती हैं, वर्ष में 2 बार होता है। सीएमएस को बान कन्वेंशन भी कहते हैं। आपको अच्छे देखो, बान ये कन्वेंशन है, ठीक है, और एक होता है बान सम्मेलन, दोनों होता है, ठीक है। बान सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ है कि मरुस्थलीकरण को कम करना, और बान कन्वेंशन के अंतर्गत क्या हुआ है कि जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उनको रेगुलेट करना या प्रवासी पक्षियों के हैबिटेट को बेहतरीन बनाना, ठीक है। ये यूएनईपी के अंतर्गत आता है। यूएनईपी की मान लो पहल है, एकमात्र कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीसीज से संबंधित है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ भाई साहब, इंडिया इसका मेंबर है। क्या ये बाध्यकारी है? हाँ भाई साहब, बाध्यकारी है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक खतरनाक गैस है, 300 गुना ज्यादा खतरनाक होती कार्बन डाइऑक्साइड से। 3rd हाईएस्ट कंसंट्रेशन अर्थ में, मतलब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अर्थ में किसकी मात्रा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड के संदर्भ में बताइए, ये खतरनाक गैस है, ये 3rd हाईएस्ट कंसंट्रेशन अर्थ में इसका देखने को मिलता है, तो आप बता देना, ठीक है। खास बात क्या है कि 125 वर्षों तक ये वातावरण में रह सकती, मतलब लंबे समय तक। ओजोन के लिए खतरनाक है, 20% का इजाफा देखने को मिला है। फ्यूचर अर्थ का प्रोजेक्ट है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। कार्बन प्रोजेक्ट, उसी के अंतर्गत इसको समाप्त करने की बात चल रही है, ठीक है। फिर आता है सिया। सिया क्या है? स्केल इंटरनेशनल एशिया एरिया, ठीक है। स्केल इंटरनेशनल एशिया क्या है? तो सिंपल सी बात है, फाउंड किया 1934 में। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मत याद करो इसको, नहीं आएगा, है ना, काम का पूरा आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कमिटिंग टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि कई बार हमने आपसे बात की है तो आप बता ही देंगे साहब, ऑक्सफैम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। फिशिंग कैट के बारे में ऑलरेडी हमने आपको कई बार फिशिंग कैट को लेके बताया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि IUCN में इसका स्टेटस वनरेबल है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। चाहो तो याद कर लो, सुंदरबन, हिमालय के गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, पश्चिमी घाट। अब क्या याद करना है? सीधे यहाँ पे एक लाइन लिखो, समस्त भारत में, बस, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चिल्का लेक के बारे में, एशिया की सबसे ब्रैक किस लेक है? दया नदी के मुख पर। आपको यहाँ पे घुमा देता है कि जो चिल्का लेक है वो महानदी पे है, तो गलत हो जाए। देखो, अधिकांशतः जो हमारी फेमस रिवर है ना, वो बहुत ही कम नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं,
ये मोटा मतलब एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, बाकी जब हम आपको ट्रिक्स का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो वहाँ पे कुछ और नई चीज़ें बताएंगे, ठीक है। रामसर साइट में ये शामिल है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। विक्टोरिया लेक को 3 देश जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या। एक बार हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये है आपका अफ्रीका, ये आपकी यहाँ पे तंजानिया, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे तंजानिया है, समझ रहे हो। ये है आपकी विक्टोरिया लेक, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं जूम करूँ, दिखा दो भाई साहब, देखो ये लेक विक्टोरिया है। अब हमने आपको बताना है माउंट किलिमंजारो, ये आपको दिख रहा है ना, ये है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। मुझे इतनी बार मैं देखते देखते मुझे एक चित्र भी याद आ गया, ठीक है। अब देखो ये बना है, ठीक है, कई बार हमने आपको दिखाया भी है माउंट किलिमंजारो, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताना, बात क्या बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, आप हमें ये बताना कि अफ्रीका में मकर रेखा किन किन देशों से होकर जाती, सॉरी मकर तो बता ही चुके हो, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर जाती, इसको बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसको मिला है किसको नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, इससे पहले जो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला था उस पे क्वेश्चन आएगा, वो क्या है, गिग इकोनॉमी पे। गिग इकोनॉमी वास्तव में ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड परचेज किया जाता है, ठीक है। उसे हम बताएंगे आपको जब मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, और हो सकता है मैंने बताया भी है कहीं पे, ठीक है। टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। टेक का मतलब टेक्नोलॉजी देना ट्राइबल्स ग्रुप को, है ना, तो नहीं याद रखना है। वन धन विकास केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन धन का मतलब जो हमारे वन होते हैं उनमें कई सारे ऐसे उत्पाद हमें मिलते हैं जिनको अगर हम यूटिलाइज कर लें तो वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे शहद हो गया, जंगल की लकड़ी हो गई, और कोई वनस्पति हो गई। तो उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, ट्राइफेड ने इसे लॉन्च किया था। जीविकोपार्जन का तरीका बताते हैं, बाजार में प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहिए उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछले में हमने क्या पढ़ा था, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी पढ़ लेते हैं। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, मतलब क्षेत्रीय एक डेवलपमेंट बैंक है। दूसरी खास बात 1966 में इसको स्थापना की गई थी। आपको पता है एनडीबी का कब हुआ था, 2014 में, ठीक है। हेडक्वार्टर मनीला, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था बताइए, संघाई। आप लोग यहीं पे लिख लिया करो ऐसे, एनडीबी संघाई, तो चीज़ें फिर से याद हो जाएंगी, ठीक है। यूएन में ऑब्जर्वर इसको स्टेटस प्राप्त है, 68 कंट्रीज के मेंबर हैं, 49 एशिया के ही हैं। मतलब क्या है कि एडीबी जो है इसमें केवल एशिया के ही मेंबर नहीं हैं, एशिया के अलावा भी अन्य कंट्री या अन्य कॉन्टिनेंट के मेंबर हैं, ठीक है। 49 तो एशिया के हैं, बट उसके बाद जो भी मेंबर हैं वो सबके सब कहाँ से हैं, अदर कॉन्टिनेंट से, ठीक है। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि इक्वल वोटिंग नहीं होती। एनडीबी में क्या था, इक्वल वोटिंग होती है, अर्थात पैसे के हिसाब से यहाँ वोटिंग होती है, वहाँ पर्सन के हिसाब से वोटिंग होती है, ठीक है। तो आपको हो सकता है तुलनात्मक दे दें, तो आपको पता होना चाहिए। 2019 के दिसंबर के अनुसार सबसे बड़े 5 शेयर होल्डर में किसका नाम आता है, पहले जापान, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन किस पे पूछा था, AIIB पे, और इस पे शेयर होल्डर पे क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें शेयर होल्डर पहले पे चाइना है और दूसरे पे इंडिया है, लेकिन एडीबी जो है इसमें जापान है, यूएसए है, देन चाइना, देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया पैसिफिक के रीजन में गरीबी को दूर करना काफ़ी सारे क्षेत्रों में वर्क करती है, ये तो सिंपल से हैं, आप बता देंगे। कामधेनु दीपावली अभियान आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रख लो कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019 में गठित किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत। मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री यानी कि मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंतर्गत, एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत, ठीक है। देखो मिनिस्ट्री एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपके यहाँ कई सारी अलमारियाँ होंगी जिसमें आप बुक सेल्फ आप बनाए होंगे, तो एज इट इज वही चीज़, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। फिर आता है फ्लाई एस। ऑलरेडी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, अब आपसे नहीं पूछेगी, मतलब यूपीएससी भी पागल हो चुकी है फ्लाई एस पूछ के, तो फिर भी पता हो बेसिक के तौर पे।
एक उप उत्पाद है, कोयला के जलने के बाद जो पावर प्लांट से निकलता है उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। आपने देखा होगा कई बार सड़कों में आपने काली काली मिट्टी देखी होगी, या गाँवों में आपने देखा होगा कुछ महिलाएं, कुछ नारियां कुछ मिट्टी के एल लाती हैं और उनको पानी में वो कर देती हैं राख को, और फिर बिल्कुल मिथौड़ी की तरह, जैसे होता है ना पकौड़ियाँ आप चुवाते हैं कढ़ाई में, बिल्कुल वैसे ही धूप में उनको सुखाया जाता है, तो वो भी फ्लाई ऐश ही होता है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि शामिल होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जैसा होता है, ठीक है, पानी में मिलाने पे जम जाता है, काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, जैसे टोटल टॉक्सिक्स एयर पॉल्यूटेंट निकालता है, कई बीमारियों को जन्म देता है, जल को प्रदूषित करता है, मिट्टी को भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पे। ठीक, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है मार्स ऑपोजिशन। ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है। मार्स का मतलब मंगल ग्रह, सन अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए, मतलब एक तरीके से जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसी ही स्थिति की बात यहाँ पे होती है। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना सुपीरियर प्लैनेट क्या होते हैं। सुपीरियर प्लैनेट उन प्लैनेट को कहते हैं जो किसी अन्य सन के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। मतलब हमने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारा एक तरीके का सन होता है, इसके चारों ओर हमारी अर्थ चक्कर लगाती है। ऐसे ही इस पूरी आकाश गंगा में कई सारे सन होते हैं, उनके आसपास कई छोटे छोटे पिंड चक्कर लगाते हैं। जो ये दूसरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट्स, जो ये चक्कर लगा रहे होते हैं। जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं सुपीरियर प्लैनेट। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी आपसे टाइम लाइन, डेट लाइन कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, समय नहीं बर्बाद करना है। फिर बात आता है यहाँ पे ईविन के बारे में। ईविन क्या है, पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, वैक्सीन से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, फालतू की चीज़ें होती हैं। देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको पढ़ना ही नहीं है, बस मोटे तौर पर उनके वर्ड से ही समझ जाएं कि अच्छा ये बात कह रहा है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा क्या है, आईएमडी से रिलेटेड है। इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, आईएमडी ने इसे गठित किया, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। क्या है पर्पस, इकोनॉमिक्स जो लॉसेस और जो प्रॉपर्टी का डैमेज होता है चक्रवात के खतरे से, उनको काफ़ी कम करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आई फ्लोज स्टेब्लिश किया गया है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं चेन्नई वगैरह में। अगला है हमारा मोजैक एक्सपीडिशन। मोजैक एक्सपीडिशन पूरे नाम से ही आप समझ जाओगे, आपसे सिंपल से दे देगा कि मोजैक एक्सपीडिशन का संबंध किससे है, आर्कटिक से, अंटार्कटिका से, हिंद महासागर से, प्रशांत से। तो नाम से ही समझ गए, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। मतलब आर्कटिक क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी का गठन किया जा रहा है कि आर्कटिक जो क्षेत्र है वहां पे कैसे जलवायु परिवर्तित हो रही। तो बस इससे ज़्यादा क्या याद करोगे इसमें। ठीक है, एक इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपेडिशन है, आर्कटिक ओशियन में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को अध्ययन करेगा, जलवायु परिवर्तन का भी अध्ययन करेगा। इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल, ये सब कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, आरवी पोलस्ट्रेन, यह एक क्या है, पोलर रिसर्च शिप है, मतलब एक जहाज है, वो जाएगा वहाँ पे जम जाएगा और वो रिसर्च करेगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं आर्कटिक की लोकेशन। ये हमारी पृथ्वी माता है। ठीक है, ये है हमारा आर्कटिक का रीजन। ठीक है, ये आर्कटिक का रीजन होता है जिसमें कनाडा है, यूएसए का अलास्का है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके कई सारे छोटे छोटे और भी देश पार्टिसिपेट करते हैं, डेनमार्क वगैरह। ठीक है, रसिया भी आता है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है, मतलब आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है। और एक तथ्य और याद कर लेना, अगर न याद हो, ओटावा जो डिक्लेरेशन है या जो ओटावा काउंसिल है वो आर्कटिक काउंसिल से ही रिलेटेड है। ठीक है, ओटावा मतलब कनाडा। फिर है थट्टे कक्कड़ बर्ड सेंचुरी। थट्टे कक्कड़ बर्ड सेंचुरी केरल की पहली बर्ड सेंचुरी है। अन्य नाम इसका है सलीम बर्ड सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। आपको पता है सलीम अली बर्ड सेंचुरी के बारे में, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इनको बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार रिवर के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है इलेक्शन सिंबल्स। ये हम आपको पढ़ाएंगे इंडियन पॉलिटी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चर्चा में हमेशा रहता है। जैसे जब सपा सरकार का बंटवारा हुआ था तब अभी रामविलास पासवान जी के बेटे को लेकर चाचा और भतीजे में जो विवाद हुआ है ना,
तो उसी चीज़ से इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 के अंतर्गत दो तरीके के सिंबल्स हो जाते हैं। जैसे एक रिजर्व, मतलब जो नेशनल पार्टी होती है, स्टेट पार्टी होती है, उनका फिक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का, ठीक है, उनका झाड़ू है। मोदी जी की सरकार का या कहें मोदी जी की पार्टी का कमल है। कांग्रेस का हाथ है ना, किसी का साइकिल है, किसी का कुछ है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, तो वही बात है, ठीक है। 8 नेशनल पार्टी हमारे यहाँ वर्तमान में है, 64 स्टेट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, एआईटीसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का मतलब आपका ममता बनर्जी वाला, ठीक है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है सीपीआई-एम यानी कि सीपीआई मार्क्स, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो कि आप पढ़ते होंगे इनका शरद पवार जी का, और एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी, ठीक है। तो 8 ये राष्ट्रीय पार्टी हैं। आपसे में भी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि ये बताइए इनमें से कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कौन सी नहीं। तो हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में बहुजन को लगा दें या समाज को लगा दें, है ना, तो गलत हो जाएगा। बहुजन तो है लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है, ठीक है। फ्री सिंबल्स किसी को भी 200 में से मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो फ्री पार्टी होती है ना, उनको सिंबल्स मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब पंचायतों के चुनाव होते हैं तो किसी को इमली मिल गया, किसी को चूरन मिल गया, किसी को कैमरा मिल गया, किसी को कार, किसी को लालटेन, है ना, अजीबोगरीब टाइप के। तो द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंतर्गत इसी को पावर करता है। मतलब जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इन चीज़ों को एलोकेट करता है। जब पार्टी 2 भागों में टूट जाती तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा पावर होता है कि वो किसे कौन सा सिंबल दे। आपने देखा होगा कि अखिलेश जी के मध्य और उनके चाचा जी शिवपाल जी के मध्य जब इशूज हुआ, देखो रिश्तेदारी मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो चाचा लगते हैं कौन लगते हैं मुझे नहीं पता है, आप अपना समझिएगा, ठीक है। मैं बस बताना चाहता हूँ, भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो उसमें साइकिल के इशू को लेकर वही हुआ था कि साइकिल हमें दे दो, फिर बाद में वही था कि अखिलेश जी को मिल गया था, ठीक है। स्टार्स प्रोजेक्ट क्या है? पूरा नाम है इसका स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब लर्निंग से रिलेटेड है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्कूल एजुकेशन की डेवलपिंग की बात की गई ताकि आउटकम अच्छे से आ सके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल सेक्टर है तो नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों इसमें पैसा प्रोवाइड कराएंगे। और एक बात और बताएं, एक इंपॉर्टेंट तथ्य और बता दें आपको जिससे याद रहेगा आसानी से कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली आपका सेक्टर कौन सी स्कीम होती है। तो सेंट्रली सेक्टर वो स्कीम होती हैं जो केंद्र सूची के विषयों पर बनाई जाती हैं, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो होती हैं जो समवर्ती सूची पर बनाई जाती हैं। जैसे एजुकेशन, ये स्टेट का विषय भी है, सेंट्रल का विषय भी है, ठीक है। रोजगार से रिलेटेड स्टेट का विषय भी है, सेंट्रल का विषय भी है, ठीक है। तो ऐसे आप समझिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी फिर आता है स्टैक्ड ओट्स। ये क्या है? स्टैक्ड ओट्स यूएन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, कई सारी संस्थाओं के डाटा का उपयोग किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आपसे नहीं पूछेगा, मत याद रखो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं याद रखेगा कि मतलब मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है। जैसे आजकल आप देखते होंगे ना, मतलब हम लोग कहते हैं कि दास्ता तो हमारे यहाँ खत्म हो गई, लेकिन दास्ता के कई प्रकार आ गए हैं। जैसे फोर्सफुली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड लेबर, है ना। लोग शादी नहीं करना, जैसे आप ही लोग हो शादी थोड़ा ना करना चाहते हो, लेकिन लड़के तो करना चाहते होंगे, वो तो तैयार बैठे होंगे। लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ILO 1919 में स्थापना हुई थी। पर्पस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हेडक्वार्टर जिनेवा में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी हम इंडिया इसका मेंबर है, बाकी रिपोर्ट इसकी इंपॉर्टेंट होती है वो आपको पढ़ाएंगे। IOM पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। फिर आता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1951 में गठित किया गया था। सर्विसेज एंड आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, याद मत रखो, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे और क्या, ये तो हो गया। हाँ, UN में रिलेटेड है, मतलब UN से रिलेटेड है 2016 में, आपको नहीं याद रखना है इसको, ठीक है। अगला आता है UNHRC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 2006 में गठित हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि इसका गठन 1945 में हुआ था, तो गलत,
है ना। इसका गठन 2006 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर है, यूएसए निकल गया था, अब फिर से आने वाला है, ठीक है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 193 कंट्री मेंबर है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। सदस्यता इसमें कैसे मिलती है, मेंबरशिप के लिए काउंसिल का निर्माण 47 मेंबर होते हैं। जो काउंसिल इसकी बनती है ना, उसमें 47 मेंबर होते हैं, जो कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के समान बांटे जाते हैं। जैसे अफ्रीका से 13 लोग आएंगे, एशिया पैसिफिक से 13 लोग आएंगे, ईस्टर्न यूरोप से 6 लोग आएंगे, लैटिन अमेरिका से 8 आएंगे, वेस्टर्न यूरोप से 7 आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसकी जो काउंसिल होती है मेंबरशिप के लिए, उसमें 47 कंट्री मेंबर होते हैं, ठीक है। 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, केवल 2 बार ही चुना जाएगा, तीसरी बार नहीं चुना जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति इस काउंसिल का मेंबर लगातार 2 बार हो सकता है, मतलब 6 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन अगले 3 वर्ष यानी कि 9वें वर्ष के लिए वो नहीं चुना जा सकता, ठीक है, मतलब 7वें वर्ष के लिए, ठीक। सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा। सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट का संबंध किससे है, स्वास्थ्य की फील्ड से। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन यानी कि जो उसकी बॉडी होती है, उसमें जो ब्लड होता है, ठीक है, उसको चेंज कराना पड़ता है। मतलब कि उसका ब्लड जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता उसकी बॉडी में, और लगता है कि ये ब्लड अगर हमने चेंज नहीं किया तो बच्चे को कोई एक भयंकर डिजीज हो सकती है, ठीक। तो इसलिए उस डिजीज से उसको बचाने के लिए ब्लड को चेंज करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हम ये सिबलिंग, ठीक है। जैसे थैलेक्सीन से रिलेटेड जो होते हैं, ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन काउंट काफ़ी कम होता है, मतलब जो रक्त की इम्पोर्टेंस है या जो उसमें रक्त के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर रोल प्ले करते हैं हीमोग्लोबिन, उनकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है, जिससे वो व्यक्ति काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार होता है। आप लोग आए दिन देखते होंगे कि किसी को 3 करोड़ का टीका लग रहा है, किसी को 10 करोड़ का टीका लग रहा है, तो वो इसी रीजन से, ठीक है। तो बीटा हीमोग्लोबिन जीन्स मिसिंग होता है तो उसी को फुलफिल कराया जाता है बाद में अलग से फिर से वो करके, ठीक है। इसलिए जब तक बच्चे 2 वर्ष के हो पाए तभी ये उनका लक्षण आसानी से दिख पाता है, लाइफ थ्रेटनिंग। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब उतना अच्छे से हम नहीं डील कर पाते, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज़ को डील कर पाएंगे। आपको याद नहीं रखना, मोटे तौर पर बस ऐसे ही समझ जाओ, ठीक है। फिर बात आती थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, आपसे नहीं पूछेगा, याद मत रखिए, ठीक है। फिर बात आती है स्किल सेल डिजीज, ठीक है, एक प्रकार का म्यूटेरियस है, आरबीसी मतलब इसमें हार्ड हो जाते हैं, सी आकार के हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स, मतलब स्किल सेल एक तरीके की बीमारी होती है, आपसे नहीं पूछेगा, याद मत रखिए, ठीक है। एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, आपसे नहीं पूछेगा, याद मत रखिए। जोजिला टनल इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अगला है एससीओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। पहला ये पूछेगा संघाई पैक्ट का संबंध किससे, तो बता देना साहब एससीओ से। दूसरा, इसमें कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर। क्या 8 संस्थापक थे, तो नहीं साहब, 8 संस्थापक नहीं थे। 2001 में इसका गठन हुआ था। अफगानिस्तान इसमें नहीं शामिल है। भारत और पाकिस्तान को अस्ताना समिट के अंतर्गत शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अस्ताना समिट का संबंध किससे है, तो बता देना साहब जो अस्ताना समिट होता है उसका संबंध किससे है, एससीओ से, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, मतलब अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके मेंबर नहीं है, बाकी इसके जो अन्य कंट्री हैं 8 वो इसके मेंबर हैं, ठीक है। और खास बात क्या, पाकिस्तान और इंडिया दोनों मेंबर हैं। हेडक्वार्टर बीजिंग में, ना कि संघाई, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको अगर दे देगा संघाई पैक्ट तो आपको लगेगा अच्छा इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो संघाई में होगा, तो वहां पे नहीं है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना, वो एक तरीके के प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, पी नोट्स, जैसे हमने आपको पढ़ाया था ना, पी नोट्स क्या होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल वही चीज़ है, पी नोट्स की तरह होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी, ठीक है, खरीद सकता है। पात्रता किसको है, वो राजनीतिक पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1951 की धारा सेक्शन 29 के ए के तहत रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं उनमें पूरे वोट का 1% वोट मिला हो तो ऐसी पार्टियों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिलता है। आपको ऐसे दे देगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की सुविधा सभी चुनाव पार्टियों को, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना है 1%, और हो सकता है इस कंडीशन में भी आपको क्या दे दें कि 2/3 वोट, ठीक है,
तो भी गलत हो जाएगा। 1% याद रखना। ये आपको यहाँ पे दे देगा वैध मतों का, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे FAO के बारे में। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, 1945 में गठित किया गया था। 75 वर्ष हो गए इसके गठन के। इंडिया इसका मेंबर है, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। पर्पस है हंगर की समाप्ति, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव, फूड सिक्योरिटी को बेहतरीन करना। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 197 कंट्री इसके मेंबर हैं। FAO की जो काउंसिल है 1947 में गठित हुई थी, 49 मेंबर हैं। वर्ल्ड फूड प्रपोजल या कहें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके कारण इसको आपने देखा होगा कि नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, और क्या क्या बताएं आपको, सारी चीज़ें तो बता दी आपको। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्कूल मील्स पर काफ़ी फोकस करता है। 1961 में गठित किया गया था। बस। चाबहार पोर्ट ईरान में है, लोकेटेड गल्फ ऑफ ओमान व इंडियन ओशियन में। काफ़ी बार हमने पढ़ा है, एक बार आपको दिखा देते हैं फिर भी। ठीक है, तो ये जैसे है हमारा ये मैप। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मिलेगा इस जगह पे चाबहार, और ये है हमारा ग्वादर। ठीक है, ये ग्वादर पोर्ट है और ये चाबहार पोर्ट है। पाकिस्तान में ग्वादर, हमारा चाबहार। और यहीं पे ऊपर अफगानिस्तान में डेलाराम है ना, हाईवे का निर्माण हो रहा, जो इस समय विवाद का इशू फिर से बन गया है। भूमध्य सागर आपको याद नहीं रखना है, हम आपको बताएंगे कौन कौन से कंट्री लगते हैं जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, MSP को लेके UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है, और बड़ा गंदा क्वेश्चन पूछा था कि सारी फसलों के नाम दे दिए थे और बोला था किस किस को MSP मिलती है। ठीक है, तो खैर ऐसे आपको याद नहीं रखना है। MSP के अंतर्गत 22 फसलें आती हैं। जैसे गन्ना के साथ FRP चलता है, फेयर एंड रेमिटेंट प्राइस। मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था अगस्त माह के कि FRP क्या होता है। हालांकि हम आपको अगर नहीं भी पढ़ाया होगा तो PDF जरूर भेजी थी, तो उसमें फिर से आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, 14 फसलें इसमें खरीफ की शामिल हैं, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया जाता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि MSP के अंतर्गत केवल रबी और खरीफ की फसलों को दिया जाता है, वाणिज्यिक फसलों को नहीं दिया जाता, सबको दिया जाता है। ठीक है, इस MSP को CACP के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और ये रिकमेंडेशन बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, 1965 में इसका गठन हुआ था। खास बात ये, दूसरा मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, GMART क्या है? जियांट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है। कहाँ पे है? ऑब्जर्वेटरी है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। इसे ऑपरेट करता है टाटा इंस्टीट्यूट रिसर्च का, ये पार्ट है। आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, पुणे में लोकेटेड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कई तरीकों पे पूछेगा। पहला कि कौन जारी करता, दूसरा इसके डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो याद रखना, हालांकि पूछा ही जा चुका है कि इसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना कि वेल्थ, हंगर, लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कई बार इफ्री का भी नाम आता है, तो जो भी इसमें नाम आपको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि इस बार कई बार होता है इफ्री साथ नहीं देती है, तो वो बेचारे दोनों अकेले मिलके बनाते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है स्लाइनेक्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना कि अगर आपको आ जाए कि पंबन द्वीप, रामेश्वर, धनुषकोडी, आदम ब्रिज, थलाई मन्नार, इनको क्रम में लगाइए। जैसे अभी मूवी आ रही ना एक थलाई, है ना, तो वही चीज़ है बिल्कुल। तो याद रखना कि पंबन द्वीप पहले आएगा, फिर रामेश्वर आएगा, फिर धनुषकोडी आएगा, फिर आदम ब्रिज आएगा, फिर थलाई मन्नार आएगा, फिर मन्नार आइलैंड आएगा। आपको अगर साफ दिखाई देते तो मज़ा आ जाता। तो ये जैसे आप देखो, ये है हमारा श्रीलंका, ठीक है, और ये है यहाँ पे आपका धनुषकोडी, पंबन द्वीप, रामेश्वर, है ना। ये सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये पंबन है, पहले आपको मिला, ठीक है, ये आपका रामेश्वरम है, ये आपका धनुषकोडी है, ठीक है। अब यहीं पे आपको थलाई मन्नार ये मिल गया, ठीक है, और ये आपको मन्नार आइलैंड मिल गया। सारे दिखा दिए, तो अब आप कभी नहीं भूलोगे। चलो, अब बात आती है एशिया कंजर्वेशन रिजर्व। आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। सॉरी, असम कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम संरक्षण रिजर्व कहाँ का है, तो यमुना नदी के किनारे है, देहरादून उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रामसर साइट भी है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूजीलैंड के बारे में, एक आइलैंड कंट्री है, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। नॉर्थ व साउथ दो पार्ट में डिवाइड है। कुक स्टेट यहीं पे है, नॉर्थ में तस्मान सी है, अभी आपको दिखाते हैं। स्टेवर्ड जो आइलैंड है वो न्यूजीलैंड का है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, स्टेवर्ड जो आइलैंड कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। तो आपको एक बार लोकेशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए,
इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये है आपका देखो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा ये न्यूजीलैंड, ठीक है। ये आपका न्यूजीलैंड देखो 2 पार्ट में है न्यूजीलैंड, नॉर्थ और साउथ। ये बीच में यहाँ पे पड़ती है क्या, कुक स्ट्रेट, और ये वेलिंगटन सिटी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, ठीक। यहाँ पे कुक स्ट्रेट आपको देखने को मिल गई। स्टीवर्ड आइलैंड यहीं पे है, हम आपको एक बार दिखा दें अगर मिल जाता है, यहीं पे है बिल्कुल नज़दीक में ही, ठीक है। स्टीवर्ड आइलैंड, ये देखो, ठीक है। ये छोटा सा न्यूजीलैंड का, इसी को रक्यूरा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ आइलैंड है ये, ठीक है। ये जाना कभी आप लोगों को जब समय मिले ज़िंदगी में, ठीक है, घूम के आना जाके, ठीक। ऐसे यहाँ पे पक्षी है, ये देखो, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है, इंपॉर्टेंट बस यही होता है। सी पे में भी इस बार क्वेश्चन आ सकता है आइलैंड को लेकर, क्योंकि बहुत दिनों से आया नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ग्रेट बैरियर आइलैंड न्यूजीलैंड का ही पार्ट है, यहीं पे है, ठीक है। स्किंक्स क्या है, एक तरीके की छिपकली है, आपको नहीं याद रखना है स्किंक्स क्या है क्या नहीं है, ठीक। फिर बात आती है यहाँ पे क्या, इजराइल व बहरीन चौथा अरब देश बन गया है जो इजराइल के साथ समझौता किया है। आपने देखा होगा कि अभी एक अब्राहम एकॉर्ड चर्चा में रहा है, वो वास्तव में इजराइल और अरब कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, रेड डाटा बुक। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लाउड इनोवेशन सेंटर, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेमचोक सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा डेमचोक, लेप्सांग, ये कहाँ पे हैं, तो ये पूर्वी लद्दाख के पार्ट हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है आईसीटी ग्रांड चैनल, आईसीटी आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है। फिर बात आती है जल जीवन मिशन को लेकर, तो ये मंत्रालय जल शक्ति के अंतर्गत आता है, हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड 2024 तक, ठीक है। राज्य सरकारों के सहयोग से इसे चलाया जा रहा है, ठीक है। राज्य व केंद्र की स्कीम को मिला के तो स्पॉन्सर्ड हुआ ना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, टोटी वाला जल पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वाड के लोग इसमें शामिल होते हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडिया हमारा, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। एनक्लेट पे यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बड़ा गंदा क्वेश्चन पूछा था, तो मे भी अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो खामखा आप अपना इसमें समय और टाइम दोनों वेस्ट करोगे, किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। खास बात क्या है, सीसीआई के बारे में देख लो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टेचुरी बॉडी है, 2002 में गठित की गई थी, 2009 में बन के तैयार हुई, ठीक है। मतलब 2002 के कंपटीशन एक्ट के तहत गठित हुई थी, 2009 में बनी थी। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जियो का और एयरटेल का विवाद हुआ था, तो उस पर चर्चा में रही थी, और भी कई सारे डेली घटनाएं आती रहती हैं तो चर्चा में रहती है। चेयरपर्सन एक होता है, 6 मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने पार्ट 2 को कवर किया, उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है अक्टूबर माह का, तो उसे भी हम कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम नवंबर और दिसंबर को भी कवर कर लेंगे। दिसंबर में केवल हमारे 2 पार्ट हैं, नवंबर में केवल 3 पार्ट, यानी कि अब हमें केवल कितने पार्ट कवर करने हैं, 7 पार्ट। तो बहुत जल्द हमारे ये 7 पार्ट भी कवर हो जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।